नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझने से पहले एक चीज हमको समझनी होगी कि विरल माध्यम तथा सघन माध्यम। हमने बात की थी कि जब विरल माध्यम और सघन माध्यम में अंतर करेंगे, जैसे हवा है और पानी है, तो इनमें से हवा तो है विरल माध्यम और पानी है सघन माध्यम। ये तो सघन माध्यम है और ये है विरल माध्यम। और हमने एक और चीज को जाना था पिछली क्लास में कि जब भी किसी सघन माध्यम और विरल माध्यम में प्रकाश का माध्यम चेंज होता है तो वो अपनी दिशा से थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। मान लो ऊपर हवा है और नीचे है पानी। अब हवा से पानी में अगर कोई प्रकाश पुंज आएगा तो ऊपर वाला माध्यम है विरल और नीचे वाला माध्यम है सघन माध्यम। तो ये अभिलंब के पास मुड़ जाता है। इसको इधर आना था पर ये इधर की साइड मुड़ जाता है, मतलब अभिलंब के पास प्रकाश पुंज मुड़ जाता है। उसी तरह से अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश पुंज आता है तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है। ये इस साइड हट गया, इसको जाना इधर था पर इधर दूर हट जाता है। तो ये चीज हमने पिछली क्लास में देख ली थी। तो उसी के बिहाफ पर हम क्या देखेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन को देखेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे नीचे है पानी, इस सतह से नीचे पूरा क्या है? पानी है। ये पूरा पानी। तो पानी तो है कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। और ऊपर है हवा, हवा है विरल माध्यम। विरल माध्यम। और इस सतह से ऊपर तो है पूरी हवा और नीचे है पानी। तो यहां पे मैंने एक अभिलंब खींच दिया। ये है अभिलंब, अभिलंब। इस अभिलंब को नाम दे दिया n। अब सघन माध्यम से कोई प्रकाश पुंज आता है। इस सघन माध्यम से कोई प्रकाश पुंज चला और ये प्रकाश पुंज जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो ये दूर हट गया, इसको जाना इधर था पर ये इससे दूर हट गया। तो जब ये किरण आ रही है तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। जो आने वाली किरण होती है उसको आपतित किरण बोलते हैं। और ये इसका अपवर्तन हो रहा है क्योंकि माध्यम पहले ये हवा है और दूसरा माध्यम में पानी। तो दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है तो माध्यम बदल रहा है, तो इसका हो रहा है अपवर्तन। तो ये हो गई अपवर्तित किरण या अपवर्तित प्रकाश पुंज। तो ये अपवर्तन कोण बनाएगी I और ये अभिलंब के साथ अपवर्तित कोण बनाएगी R। I तो क्या है? आपतन कोण। आपतित किरण जो कोण बनाती है वो आपतन कोण है और जो R है वो अपवर्तन कोण है, क्योंकि अपवर्तित किरण ने अभिलंब के साथ बनाया है। I तो क्या है? आपतन कोण और R है अपवर्तन कोण। ठीक है।
अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इस कोण को और बड़ा कर दूं, एक और मैंने अभिलंब बनाया यहाँ पे, मान लो ये 30 डिग्री था आई, अब इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, 30 से और बड़ा कर दिया मैंने, इसको 45 डिग्री कर दिया, ठीक है। तो आई कोण बड़ा हो गया। तो ये आई कोण बड़ा हुआ तो आर कोण भी बड़ा होगा, मतलब ये अभिलंब से और दूर खिसकेगी, तो ये आर कोण और बड़ा हो गया, ये हो गया आर कोण, ठीक है। अगर मैं इस कोण को और बड़ा करूं, मान लो, और इस कोण को मैं बड़ा कर देता हूं, मान लो इस कोण को मैंने और बड़ा कर दिया इस तरीके से, यह आपतित किरण है, यह अभिलंब बिंदु पर से होते हुए दूसरे माध्यम में जा रही है। तो ये कोण बड़ा होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री हो जाएगा। पहले क्या था, ये आर छोटा था, जैसे ही इस कोण को बढ़ाया ये कोण भी बड़ा हुआ, तो ये थोड़ा नीचे खिसक गया। अब इस कोण को और बढ़ाएंगे तो ये और नीचे खिसकेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये इस रेखा के बराबर ही चलेगा। मतलब जो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण जो प्रकाश पुंज है, वो 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, आर बराबर 90 डिग्री। तो जब R बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो इस I को बोलेंगे क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। कब? जब इस R का मान 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब इस चीज को और आगे समझते हैं कि मान लो ऐसा होता है कि इस कोण को और बड़ा कर देते हैं हम, ये तो हो गया अभिलंब। ये जो आई कोण है इसको और बड़ा कर दिया, तो और बड़ा करने के बाद ये जो अपवर्तित किरण है वो और इससे दूर होगी अभिलंब से, तो अभिलंब से दूर होगी तो ये ऐसा टाइम आ जाएगा कि ये जो अपवर्तित किरण है ये पानी के अंदर ही मुड़ जाएगी, ये कोण इतना बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे हम आई का मान बढ़ाते हैं, आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, वैसे ये अपवर्तन कोण जो है आर, ये बड़ा होता जाता है। यहाँ पे देखो ये कोण छोटा था, ये अपवर्तित किरण आई, ये इससे दूर हो गई, इसको हमने और बड़ा किया तो ये कोण भी बड़ा हुआ, ठीक है। इसको और बड़ा किया तो ये जो अपवर्तित किरण है ये इसके समानांतर ही हो गई, और आर का मान हो गया 90 डिग्री। तो जब आर का मान 90 डिग्री हो गया तो हमने आपतन कोण को क्रांतिक कोण का नाम दिया। अब इस आई को और हमने बढ़ाया तो इसका ये और दूर होगी तो ये पानी के अंदर ही वापस मुड़ जाएगी। तो इसी को, ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ कि इसका जो परावर्तन है वह अंदर की तरह ही हो गया, इसलिए इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन नाम दिया गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हो क्या रहा था, अपवर्तन हो रहा था कि ये रेखा ही इसका अपवर्तन हुआ, ये रेखा, ये जो किरण आई इसका भी अपवर्तन हुआ, पर ये अपवर्तन होते होते इसका क्या हो गया, परावर्तन, क्योंकि आर का मान धीरे धीरे बढ़ता गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई प्रकाश पुंज सघन माध्यम से विरल माध्यम में, कहां से, सघन से विरल में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब से दूर हटता जाता है। अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है और आर का मान बढ़ता जाता है, और जब आर का मान 90 डिग्री आ जाता है तो उस केस में हम आपतन कोण को क्रांतिक कोण का नाम देते हैं, ठीक है। तो कोई पूछे कि क्रांतिक कोण कब बनता है,
तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब से दूर होता जाता है, और अभिलंब से दूर होने के बाद एक ऐसी कंडीशन आती है, एक ऐसी सिचुएशन आती है जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो उस केस में, उस स्थिति में हम आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। उसके बाद भी अगर क्रांतिक कोण का मान बढ़ा दिया जाए तो जो प्रकाश किरण है उसका परावर्तन होता है, इसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जैसे आप डेकोरेशन वाली लाइटें देखते हो तो वहां पे आजकल नई तरह की लाइटें आती है ऑप्टिकल फाइबर वाली। ऑप्टिकल फाइबर वाली लाइटों में क्या होता है कि ऐसे पतली पतली सी ट्यूब होती है, वो बहुत बारीक बारीक सी, ठीक है। तो वो पूरी ट्यूब्स क्या है, जलती है। बहुत पतली पतली सा रेसे होते हैं, ट्यूब टाइप की होती है, वो जलती है। वो इसलिए जलती है क्योंकि उनके अंदर कोई प्रकाश की किरण प्रवेश कर जाती है तो वो अंदर ही उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऐसे टकरा टकरा के होता रहता है। जैसे यहाँ पे ये प्रकाश पुंज गया और टकरा के वापस मुड़ गया, उसी तरह से उसके अंदर ही भी वो प्रकाश पुंज जैसे पूरे में टकराता रहता है, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है और पूरा फाइबर क्या हो, जलता हुआ दिखता है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि वो क्यों होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपतन कोण को बढ़ाएंगे अपवर्तन कोण बढ़ेगा, और एक समय जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा उसमें आपतन कोण को क्रांतिक कोण का नाम देंगे, और क्रांतिक कोण से ज्यादा आपतन कोण का मान करने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। अब बच्चों का ये डाउट है लिखना कैसे, लिखने अपना शब्दों में ही है, जो अपन को समझ में आता है वही अपन को पेपर में लिखना है। इसमें कोई हमें किताब से रटना वटना नहीं है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो समझो, और समझने के बाद जो आपको अच्छा लगता है हिंदी में लिखना वो अपने मन से लिख सकते हैं। अगला बिंदु की बात करते हैं इस चैप्टर के। तो अगला टॉपिक है अपना वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी, न्यूटन ने। न्यूटन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने की थी सर्वप्रथम इसकी खोज। तो विक्षेपण का क्या मतलब होता है कि हम भी कॉपी में हम जब प्रकाश में या धूप में बैठते हैं तो कॉपी के ऊपर पेन रखते हैं, तो पेन का जो रंग होता है वो कॉपी के पन्ने पर सतरंगा दिखाई देता है, इंद्रधनुष की तरह दिखाई देता है, ठीक है। उसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो समझना कैसे है इसको कि एक प्रिज्म है, एक कांच का प्रिज्म है। तो जब इस प्रिज्म से, ये क्या है, प्रिज्म कांच का प्रिज्म होता है, त्रिभुजाकार होता है ये, ठीक है। और जब भी कोई प्रकाश, श्वेत प्रकाश, सफेद प्रकाश की किरण इस पे पड़ती है, श्वेत प्रकाश, तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से इसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन हुआ क्योंकि यहाँ पे माध्यम हवा है, ये विरल माध्यम है, और यहाँ पे कांच क्या है, सघन माध्यम है, ठीक है। तो जब भी माध्यम बदलता है तो प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। पर श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है। 7 वर्ण को जब हम किसी पर्दे पर देखें, ये कोई पर्दा है, सफेद पर्दा, तो सफेद पर्दे पे देखें तो ये 7 रंग दिखाई देते हैं, और वह किस तरह से दिखाई देते हैं, विबग्योर की फॉर्म में। विबग्योर का मतलब सभी अलग अलग रंग बताएंगे, VIBGYOR। वी किसको बताता है, कौन से रंग को बताता है, वॉयलेट। आई बताता है इंडिगो, बी बताता है ब्लू,
जी बताता है ग्रीन, वाई बताता है येलो, ओ बताता है ऑरेंज, और ये आर मतलब रेड, मतलब लाल। ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, इंडिगो क्या होता है? नीला होता है, और नीले से और ज्यादा गहरा वॉयलेट होता है। ठीक है। वॉयलेट को, जो बैंगनी टाइप का कलर होता है उसको वॉयलेट बोलते हैं। इंडिगो हल्का नीला, फिर गहरा नीला ब्लू, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। ये तो लाल है, ये नारंगी है, ये पीला है, ये हरा है, ठीक है, ये नीला है। इस तरह से ये पर्दे पर हम सातों कलर हमको मिलते हैं। तो इस पर्दे पर इस सातों कलर मिलने को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। अब किसी ने तुमसे स्पेक्ट्रम की परिभाषा पूछ ली तो तुम क्या बताओगे? कि जब भी श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो हमें पर्दे पर 7 रंग प्राप्त होते हैं जो विबग्योर की स्थिति में होते हैं। उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। तो रटना नहीं है, परिभाषा को समझना है, और समझ के हम अपने शब्दों में उसको लिख सकते हैं। ठीक है। और इसी पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। वर्ण विक्षेपण क्या हुआ कि श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। 7 वर्ण कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसी को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है। तो इनके बीच में कौन सा रंग होता है? नीला रंग सबसे मध्य में होता है। कौन सा रंग आ रहा है मध्य में? मध्य में आ रहा है ग्रीन, हरा रंग। और हरा के ऊपर आ रहा है पीला। तो ये पीला हरा जो साथ मिलके दिखते हैं लगभग पीला ही टाइप का ही दिखता है, क्योंकि इंद्रधनुष को जब देखोगे तो उसमें सारे रंग अलग नहीं कर पाओगे, इस टाइप का वो दिखता है। तो इसमें लगभग बीच में हमें पीला पीला सा रंग दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि मध्य में पीला रंग है। ठीक है। तो ये याद रखना हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है और स्पेक्ट्रम क्या होता है, और ये विबग्योर, ये हमको ध्यान रखना। जैसे मान लो जैसे यहाँ पे प्रिज्म है, इस पे श्वेत प्रकाश आया, श्वेत प्रकाश पुंज आया, इसका वर्ण विक्षेपण होगा किसमें? विबग्योर में। तो ये विबग्योर में टूट गया, तो 7 कलरों में टूट गया ये। अब इसके सामने एक और प्रिज्म रख दो उल्टा, तो जब ये इस प्रिज्म के ऊपर आएगा तो ये वापस से सफेद प्रकाश में, श्वेत प्रकाश, सफेद प्रकाश में मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सफेद जो प्रकाश होता है वो 7 वर्णों से या 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश प्रिज्म में आया, वो 7 रंगों पे यहाँ पे VIBGYOR इस तरह से टूट गया, और जब ये दोबारा इनका दूसरे प्रिज्म से टकराएंगे तो वापस ये श्वेत प्रकाश बन जाएगा। तो ये भी एक्सपेरिमेंट किसने किया था? न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने। तो हमने 2 चीजें सीखी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और दूसरा वर्ण विक्षेपण। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे लेंस को समझेंगे।